नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बढ़ती महंगाई और घटती कमाई और ऊपर से बढ़ती ब्याज दरों ने आग में घी का काम कर दिया है। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि आपकी तो कमाई है, उसको महंगाई खा रही है, तो इसको कैसे आप सुधारा जाए। तो आपको बता दें, निवेश एक ऐसा तरीका है, और वो भी सही जगह पर निवेश एक ऐसा तरीका है जो आपको महंगाई को मात देने में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। तो महंगाई को मात देने वाला निवेश कैसा हो, कैसे आप अपने पैसे को ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि बढ़ा भी सकते हैं, इस पर रहेगी आज खास चर्चा। सबसे पहले आज के खास मेहमान का परिचय करा दें। हमारे साथ है हर्षवर्धन रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, रुंगटा सिक्योरिटीज। हर्षवर्धन, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु की इस खास पेशकश में आज। और हम आज दर्शकों के सवाल भी शामिल करेंगे शो में। तरीका बता दें कि आप कैसे पूछ सकते हैं अपना सवाल। आप अपना सवाल पूरा लिखकर फोन नंबर के साथ और उसके अलावा अपना पूरा नाम और पूरा आपका जो डिटेल है पोर्टफोलियो का जरूर भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप अपना सवाल कीजिए। उसके अलावा @ZEE बिजनेस हमारा ट्विटर हैंडल है, जी बिजनेस ऑनलाइन ये हमारा फेसबुक पेज है। इसके अलावा मनीगुरु @zeemedia.slgroup.com पर आप अपना सवाल भेजेंगे तो अगले शो में हम आपके सवाल को जरूर शामिल करेंगे। चलिए, अब हर्षवर्धन, हमेशा हम यही बात करते हैं कि महंगाई ने हमारे निवेश को पूरी तरीके से एकदम डिरेल कर दिया है। इसलिए अब हाल फिलहाल में जिस तरीके से सिचुएशंस भी बन रही है, महंगाई बढ़ रही है, ब्याज दरें अब ऊपर जाने की ओर है। अब ऐसे में निवेश को और जो बचत है, जो कमाई है, उसको कैसे संजो कर रखा जाए। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, महंगाई और निवेश का आपस में कनेक्शन क्या है? स्वाति, आपने महंगाई दर के बारे में जो बात की है, अगर हमें इन्फ्लेशन को समझना है तो पहले हम ये समझते हैं कि पैसा है क्या। सो अगर व्हाट इज मनी, अगर हम पहले पैसे के बारे में समझ लें तो हम उसकी खरीदने की ताकत, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट आता है वो समझ पाएंगे। सो इन सिंपल टर्म्स पैसा क्या है? तो पैसा वही है जो चीज वो कर सकता है, विच मीन्स जो चीज वो खरीद सकता है। तो जो परचेसिंग पावर ऑफ मनी की जो हम बात करते हैं वही वो पैसा है। नाउ डीमोनेटाइजेशन एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है जिससे आप समझ पाएंगे मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो रातों रात 500 रुपए और 1000 रुपए के जो नोट थे वो बैन कर दिए गए। तो विच मीन कि वो नोट आप यूज करके कुछ भी नहीं खरीद पा रहे थे। तो क्या हुआ, वो रातों रात वो 500 रुपए का नोट जो था या 1000 रुपए का नोट था वो एक कागज का टुकड़ा बन गया। तो पैसा क्या है? अपने आप में कुछ नहीं है, सिर्फ वो क्या चीज खरीद सकता है वही उसकी वैल्यू है। सो इन्फ्लेशन को अगर हम समझते हैं तो एक चीज समझिए कि जो चीज हम आज यूज करते हैं, आज जो हम चीजें खरीद रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपए में कोई चीज हम खरीद रहे हैं, क्या एक साल बाद वो हमें 100 रुपए में ही मिलने वाली है? तो ऑब्वियसली द आंसर इज नो। वो हमें मान लीजिए 108 या 110 रुपए में मिलेगी। और यही पैसा आज हम सोचते हैं कि हम इसे खर्च नहीं कर रहे हैं, हम उसे फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं कि हम आगे जाके उसे यूज करेंगे। और मान लीजिए वही 100 रुपए आप एक फिक्स डिपॉजिट टाइप की कोई स्कीम में लगाते हैं जहां पे आपको 6% ब्याज मिल रहा है। तो एक साल बाद आपको ये 100 रुपए जो आपने जमा किए 6% पे, वो आपको 106 रुपए हाथ में आएंगे। और जो चीज आप खरीद सकते थे वही 100 रुपए में आज की तारीख में, वो आपको एक साल बाद मिल रही है मान लीजिए 108 या 110 रुपए में। तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी जो था, जो आप आज 100 रुपए की चीजें मिल रही थी, वही चीज आप एक साल बाद नहीं खरीद पा रहे हैं उन्हीं पैसों के साथ। तो ये इम्पैक्ट है आपके इन्फ्लेशन का आपकी इन्वेस्टमेंट पे। जो आपका सवाल था कि महंगाई दर को लेके हमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से हम उसे अलाइन करें और किस तरह से हम उसके बारे में सोचें। सो सिंपल सी बात है, अगर आप पैसे बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, आगे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर में जाके आपके काम आने वाली है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्या मैं पैसे की जो खरीदने की ताकत है, जो इन्फ्लेशन उसे खाता है, क्या मैं उस ताकत को बरकरार रख सकता हूँ। तो आपको अपना एक पोर्टफोलियो ऐसा बनाना होगा जिसमें वेटेड एवरेज रिटर्न, जो हम कहते हैं कि आप डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो आप पैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स में निवेश करेंगे, लेकिन जो सम टोटल ऑफ रिटर्न्स आपको मिले वो आपको महंगाई दर से ज्यादा मिले या कम से कम 10% के ऊपर मिले, तब जाके आप रियल सेंस में अपने पोर्टफोलियो को इन्फ्लेशन प्रूफ बना पाएंगे। बिल्कुल हर्ष, आपने सही कहा। और ये जानना भी ज़रूरी है कि जब हम यूजुअली अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, और वो भी जो हमारे फिक्स्ड गोल्स हैं या जो हमारे लंबी अवधि के गोल्स हैं,
बच्चों की पढ़ाई को लेकर सबसे ज़्यादा हमारे पास सवाल आते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर लोग पूछते हैं कि हमें रिटायरमेंट के बाद रेगुलर आय के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर लोग मोटा मोटी पूछ तो लेते हैं कि हाँ मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए आज से 30 साल के बाद, या बच्चे की पढ़ाई के लिए 60 लाख या 70 लाख रुपए शायद 17 या 18 साल के बाद चाहिए होंगे। हम उनसे पूछते हैं कि आपने महंगाई को फैक्टर इन किया भी कि नहीं किया। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो एक फैक्टर होता है महंगाई को आंकना, ये शायद जो निवेशक होते हैं वो कहीं ना कहीं मिस आउट कर देते हैं। तो मैं आपसे महंगाई, एक तो महंगाई दर हो गई, दूसरी जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की जो महंगाई है, जो हमारे सेविंग्स को भी खाती है या हमारे जो परचेजिंग पावर के अलावा हमारे निवेश को भी कम करने की ताकत रखती है, उससे बीट करने के लिए स्पेशली जो कहते हैं ना महंगाई को आंकना जरूरी क्यों है पर्सपेक्टिव रिटायरमेंट के या बच्चों की पढ़ाई में, ये मैं आपसे जानूंगी। आपने एकदम सही चीज कही है स्वाति जी। देखिए, जो गोल्स की आपने बात की, बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट, तो अगर हम देखें ये दोनों जो गोल्स हैं ये एक नॉन नेगोशिएबल गोल्स हैं, विच मीन्स ये एक लाइफ डिफाइनिंग गोल्स हैं और इसमें आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बच्चों की पढ़ाई की जो जरूरतें हैं आपको, वो आपको फुलफिल करनी है क्योंकि उनका करियर उस पर डिपेंडेंट होता है। रिटायरमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, इसके बाद आपकी लाइफ इसी पे डिपेंड करने वाली है कि जो कॉर्पस आपने इकट्ठा किया है वही कॉर्पस से आपको रेगुलर इनकम आने वाली है, क्योंकि आपकी जो रेगुलर सोर्स ऑफ प्रोडक्टिव इनकम थी, जो आप काम करके कमाते थे, वो अब बंद हो चुकी है। तो ये दोनों गोल्स जो हैं, इसमें इन्फ्लेशन लेना कितना जरूरी है आपको इस तरह से बताता हूं मैं। जो सरकार के आंकड़े आते हैं, वो जो एक जनरलाइज्ड आंकड़े आते हैं, जो फिगर्स आते हैं, वो 6 से 7% मान लीजिए आता है कि भाई इन्फ्लेशन 6 से 7% है। क्या लेकिन आपके और हमारे खर्चे 6 या 7% से ही बढ़ते हैं? जी नहीं, हमारे खर्चे में बहुत सारी चीजें जुड़ती है। एक है, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स जो आपको मान लीजिए बढ़ गया, लेकिन हमने हमारी लाइफस्टाइल भी बढ़ाते रहते हैं। जैसे हमारी इनकम थोड़ी बढ़ती है, हमारे खर्चे बढ़ा लेते हैं और उस पर फिर आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। बट एजुकेशन का इन्फ्लेशन अगर देखें तो 6-7% से नहीं बढ़ता, उसमें हो सकता है कि आपके 15 से 20% का आपका इन्फ्लेशन होता है। रिटायरमेंट में जैसे मैंने कहा कि आज के जो खर्चे आपके हैं, ये खर्चे आप इसी को अगर एस्कुलेट करें 6 से 7% तो एक अलग फिगर होता है, लेकिन ओवर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स आप अपनी लाइफस्टाइल भी इतनी बढ़ा लेते हैं कि जब तक आप रिटायर होते हैं 2022 के जो आपके खर्चे थे वही आप मल्टीप्लाई करें, वैसा नहीं होता, क्योंकि 2030 में आपने अपनी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बढ़ा चुकी है कि 2040 में जो इन्फ्लेशन फिगर आप कैलकुलेट करें वो 2030 से आगे का करेंगे। तो ये जो फिगर्स हैं, हम एक एक अनुमान लगाते हैं कि भाई लगभग मुझे कितना चाहिएगा आगे जाते हुए। और ये दो पर्टिकुलर गोल्स जो आपने बात की, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम मार्जिन ऑफ एरर लेके चलें कि भाई अगर कहीं पे हमने गलती की है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो उतना हमारे पास सेफ्टी होनी चाहिए। तो एक आप इन्फ्लेशन तो जरूर लेंगे, लेकिन उससे थोड़ा मार्जिन और लेके चले, ताकि उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल लीजिए या एरर का एक क्वेश्चन बोल लीजिए, लेकिन इतना लेके आपको चलना होगा, पर्टिकुलरली ये दोनों गोल्स के लिए। और उसी तरह से आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बनाने होंगे ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट करें और आपकी लाइफस्टाइल के जो अपग्रेडेशन आपने किया उसको भी मैच करें। बिल्कुल। अब जिससे पहले मैं आपसे जानूं हर्ष कि महंगाई को मात देने वाले निवेश विकल्प आपके नज़र में कौन से हैं जो कि लॉन्गर टर्म में हमें इन्फ्लेशन प्रूफ रिटर्न भी दें। मैं कुछ एक पैरामीटर्स कह सकते हैं या एक टू डू कह सकते हैं, आप एक ध्यान रखने वाली बात जिसको हम कहते हैं, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि महंगाई को मात देने वाले निवेश की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें कौन से क्राइटेरिया को ऐसे देखना चाहिए कि हाँ ये क्राइटेरिया अगर ये निवेश विकल्प हमारा पार करे तो शायद ये लंबे समय में इन्फ्लेशन प्रूफ रिटर्न हमें दे सकता है। स्वाति, देखिए बात सिंपल सी है कि आपके पास मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने वाले हैं। कई प्रोडक्ट्स होंगे जो कैपिटल सेफ्टी की बातें करते हैं कि भाई आपने जो प्रिंसिपल लगाया है वो प्रिंसिपल आपका सिक्योर्ड रहेगा, लेकिन जिस दिन आप सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात करने लग जाते हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो जो रिटर्न्स आपको मिलता है वो रिटर्न्स कम होता है, लोअर होता है। जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न। कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कैपिटल सेफ्टी नहीं होती, प्रिंसिपल वॉलेटाइल होता है, लेकिन उसमें एक क्षमता होती है, एक पोटेंशियल होता है कि वो आपको हायर रिटर्न्स दे सकें। तो जैसे इक्विटी हो गया फॉर एग्जांपल, उसमें हम ये मानते हैं कि ओवर लॉन्ग टर्म अगर इकोनॉमी आपकी देश की, अगर जो अर्थव्यवस्था है उसमें अगर तरक्की होती है, प्रोग्रेस होती है, तो उसका डायरेक्ट असर जो आपको दिखेगा वो उसकी अंडरलाइंग इंडस्ट्रीज में दिखेगा, विच इज द इक्विटी मार्केट जो मैं बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली
इक्विटी इन्वेस्टर्स को उसका फायदा होगा। लेकिन ये जो सफर है, ये जो ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट है, ये एक तरफा नहीं होने वाली। ये मार्केट ऊपर नीचे करने वाला है और तभी आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। सो कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं मैं, पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आपके पास है। एक ओर पे आपके पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कैपिटल सेफ्टी है लेकिन रिटर्न कम है, और दूसरी ओर पे आपके पास ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कैपिटल सेफ्टी नहीं है लेकिन ज्यादा इन्फ्लेशन से कई ज्यादा कमाने की क्षमता है। अब आपको क्या करना है एज एन इन्वेस्टर, आपको ये देखना है कि मैं कैसे एक संतुलन बना के रखूं कि मुझे सेफ्टी भी चाहिए और मुझे ग्रोथ भी चाहिए। तो एक हिस्सा मेरे इन्वेस्टमेंट का मैं ऐसे लगाता हूं जहां पे मुझे कैपिटल सेफ्टी होती है, और एक हिस्सा मैं ऐसे लगाता हूं जिसमें मुझे ज्यादा ग्रोथ के पोटेंशियल होते हैं। तो इसे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं कि भाई आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाए जिसमें आपको एक अच्छा सा मिश्रण मिले, जिसमें आपका नेट वेटेड एवरेज रिटर्न, मान लीजिए कोई डिपॉजिट बेस्ड आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं जिसमें 6-7% के आसपास रिटर्न मिल रहा है, एक तरफ आप ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट करें जहां पे आपको 12-15% मिलने की उम्मीद है। तो जो कॉम्बिनेशन पूरा का मिलेगा, आपको एवरेज रिटर्न मिले वो 10% एंड अबव मिले, तब आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं। हर एक प्रोडक्ट की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होती हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट सर्वगुण संपन्न नहीं होता, मतलब एक ही चीज में आपको सब कुछ मिल जाएगी वैसा नहीं होगा। तो आपको अलग अलग पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो में अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके एक आपको मिश्रण बनाना है। अगर उदाहरण के रूप में आपको तीन प्रोडक्ट्स के भी अगर नाम बताऊं जो ये जिसके बारे में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरफ आपके पास इक्विटी है, जैसे मैंने कहा, जिसमें पोटेंशियल होता है कि आप ज्यादा रिटर्न जनरेट करें, इन्फ्लेशन को बीट करें। या एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है जिसमें आपके पास इक्विटी कंपोनेंट और डेट दोनों होता है, तो ये एक कॉम्बिनेशन में आप यूज कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है जो इन्फ्लेशन का हेज माना जाता है वो है सोना। तो गोल्ड गोल्ड हिस्टोरिकली माना गया है कि आपको रिटर्न उतना देगा जितना इन्फ्लेशन रेट है। मान लीजिए जितना महंगाई दर बढ़ती है उतना गोल्ड का रिटर्न आपको मिलेगा, तो ये हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन होता है। तो ये एक प्रोडक्ट आता है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा जो प्रोडक्ट आप इन्फ्लेशन को बीट करने की अगर कोशिश करते हैं तो वो है बॉन्ड्स, पर्टिकुलरली जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो एनसीडीज होते हैं। और उसमें भी अगर आप लोअर रेटेड पेपर्स लेते हैं, मान लीजिए सिंगल ए एंड लोअर लेते हैं, तो उसमें आपको रिस्क ज्यादा है, नो डाउट, वो मैंने आपसे ऑलरेडी क्लियर कर दिया। लेकिन उसमें आपको फिक्स डिपॉजिट और महंगाई दर से थोड़ा ज्यादा कमाने की गुंजाइश बनती है। तो कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पूरा स्पेक्ट्रम हाँ। है। आपको उसे एक मिश्रण बना के, एक बैलेंस बना के एक अपना पोर्टफोलियो तैयार करना। ओके, तो आप इक्विटी हाइब्रिड फंड जहां पर महंगाई को मात देने का ये मादा रखते हैं, सोने में निवेश एज ऑलवेज बहुत ही वन ऑफ द पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। इसमें मैं हाइब्रिड फंड पे सबसे पहले आपसे जानूंगी, क्योंकि हाइब्रिड फंड एक अलग एक कैटेगरी है हर्ष, और इसमें हर किसी निवेशक के लिए कुछ ना कुछ है ज़रूर। इसमें भी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी जो आप फोकस में रखने की ज़्यादा राय देंगे एज अगेंस्ट इन्फ्लेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन? देखिए स्वाति, हाइब्रिड में ना आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें इक्विटी एक्सपोजर 5% होगा, और पूरा करते करते आपके पास 80% इक्विटी एक्सपोजर होगा। ऐसे 5 to 80% का एलोकेशन वाले हाइब्रिड प्रोडक्ट होते हैं। इसमें आपको अपनी प्रोफाइल के हिसाब से चूज करना है कि मुझे कितना एक्सपोजर चाहिए। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कौन सा बीट करेगा, तो वेल आपको ऐसा प्रोडक्ट लेना होगा जिसमें कम से कम 30 या 40% इक्विटी हो, तब जाके आप इन्फ्लेशन को बीट करने की उम्मीद रखते हैं। तो स्पेक्ट्रम अगेन वापस पूरा खुला है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बीट करना है तो आपको 30 से 40% मिनिमम इक्विटी में हो वैसा हाइब्रिड प्रोडक्ट लेंगे, तब जाके आपकी उम्मीद बनती है कि आप इन्फ्लेशन को बीट करेंगे। इन्फ्लेशन बीट मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे आपको 8 से 10% के ऊपर का रिटर्न मिले, तो उसके लिए आपको 30 to 40% मिनिमम इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए। तो इस कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट्स आ जाएंगे? एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड होते हैं जो बैलेंस एडवांटेज फंड हम कहते हैं, उसमें इक्विटी एक्सपोजर 30 to 80% जाता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट वैल्यूएशन। आपके पास इक्विटी सेविंग्स फंड है जिसमें 30% तक करीबन इक्विटी रहता है, लेकिन वो हायर साइड होता है, तो वो जो हमारा थ्रेशोल्ड था उसका जस्ट अबाउट टच करता है 30% का। या तो आपके पास एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जिसमें मिनिमम 65% इक्विटी में होगा। सो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, बहुत केयरफुली इवैल्यूएट करिए, अपने एडवाइजर या कंसल्टेंट से बात करिए, और फिर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें, तब आप समझ पाएंगे कि आप कर क्या रहे हैं। और सोने में कितना निवेश हर्ष? तो सोने में 10% तो हमने हमेशा से ही कहा है
कि जो भी आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस है उसका 10% आपको प्योर इन्वेस्टमेंट फॉर्म में गोल्ड में होना चाहिए। ज्वेलरी और एनी अदर गोल्ड जो आपके पर्सनल कंजम्पशन के लिए, वो हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में नहीं मानते हैं। तो प्योर इन्वेस्टमेंट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 10%, और वो भी अगर आप नॉन फिजिकल मोड में लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि फिजिकल मोड में आती ही क्या होता है ना, एक इमोशनल बाइंडिंग हो जाती है, तो आदमी वो बेच नहीं पाता। तो आप एक पेपर गोल्ड में या तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या तो गोल्ड फंड्स के रूप में अगर आप लेते हैं तो वो लिक्विडेट भी आप कर पाएंगे। तो 10% अप्रोक्सीमेटली एलोकेशन टुवर्ड्स गोल्ड। एंड स्पेशली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो एनसीडी है, उसमें आपने कहा यहाँ पर कि बॉन्ड में निवेश करके आप एक अच्छा इन्फ्लेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकता है। और आपने हमें इससे पहले डिस्कस हो रहा था, आपने लिखा था स्पेशली लोअर रेटेड ए एंड बिलो, कोई खास वजह? देखिए, अगर आप ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स लेते हैं, मान लीजिए इन्वेस्टर ने कोशिश इन्वेस्ट करते हैं ट्रिपल ए रेटेड या हाईली रेटेड बॉन्ड्स में, तो उनके जो ब्याज दरें होंगी, जो रिटर्न आपको मिलेगा या यील्ड आपको जो मिलेगी, जो हम कोई भी कूपन पेमेंट हो या वाईटीएम हो, जब हम मार्केट से लेते हैं, जब ट्रिपल ए रेटेड या हाईली रेटेड पेपर होगा तो उसका जो रिटर्न आपको मिलेगा वो फिक्स डिपॉजिट प्लस आपको 50 बेसिस या 100 बेसिस पॉइंट ज्यादा मिलेगा। तो इतना ही आपको फायदा मिलेगा। हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन बीट करने के लिए। तो अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है तो थोड़ा रिस्क लेना होगा। अगर वो रिस्क आप समझते हैं और ले पाते हैं या लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा लोअर रेटेड पेपर में जब आप जाते हैं तो उसमें यील्ड जो है आपको ज्यादा मिलती है, क्योंकि वो लोअर रेटेड है। तो डेफिनेटली रिस्क ज्यादा है तो उसका आपको रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो इन्फ्लेशन बीट करने का अगर टारगेट है तो आपको थोड़ा लोअर रेटेड पेपर में जाना होगा, विच इज सिंगल ए एंड बिलो, जिसमें आपको रिटर्न्स जो मिले, जो आपको जो रिटर्न्स जो आपको उसमें जनरेट होगा वो करीबन 9-10% के आसपास भी मिल सकता है, उससे थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है। हमारा मकसद क्या था? इन्फ्लेशन बीट करना। अगर इन्फ्लेशन हम बात कर रहे हैं कि 7% तक भी है, अगर सरकार के आंकड़े, या अदरवाइज इन्फ्लेशन हम देखें 10% है, तो हमें उतना अगर कमाने की उम्मीद रखनी है तो लोअर रेटेड पेपर में जाना होगा। लेकिन एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं कि प्लीज इसको समझिए कि इसमें रिस्क क्या है। इसमें डिफॉल्ट रिस्क भी आ सकता है। सो ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स भी हमने देखे कि रातों रात डिफॉल्ट हुए हैं। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। ये सिर्फ हम एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करें, ये नहीं कह रहे कि आपको आंख बंद करके इसमें इन्वेस्ट करना। बी वेरी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग व्हिच एनसीडी यू बाय। बिल्कुल। मनी गुरु में हमारे साथ आज है हर्षवर्धन रूंगटा, और हमारे साथ पहले कॉलर भी शो में शामिल हो चुके हैं। मुंबई से राजेंद्र खरात हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस शो में। और आप चाहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना आज से लगभग 10 साल के बाद, क्या तैयारी की है उसकी आपने अब तक? मैडम, मैं वॉलंटरीली 10 साल के बाद रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। फिलहाल मैं एसबीआई इक्विटी फोकस टैक्स गेन में 5000 पर मंथ कटवाता हूँ, और 1000 रुपीज का एक SIP और है, और LICP में मेरा 60,000 लगभग सालाना इंस्टॉलमेंट है। तो इस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि अगले 10-12 साल में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा ताकि 50 लाख या 70 लाख तक मुझे रिटर्न मिले, या फिर मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे मेरे म्यूचुअल फंड में आफ्टर 10 इयर्स? आफ्टर 10 इयर्स में। ओके, तो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट पर कुछ 70 लाख रुपए तक चाहते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? जी मैम। ओके, तो हर्ष जी, इनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है आपके सामने है, इनका सवाल भी आपके सामने है, क्या लग रहा है, सही जा रहे हैं? राजेंद्र जी, आपने सवाल पूछा था आपके पोर्टफोलियो कैसा है। तो पहली बात, आपने जो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एसबीआई का ले रखा है, इट इज एन ELSS फंड, और ये अपनी कैटेगरी का सबसे टॉप परफॉर्मिंग फंड नहीं है, लेकिन ये इतना भी कोई बुरा नहीं है कि हमें उससे पोर्टफोलियो में से निकाल देना चाहिए। सो ये इट्स अ डिसेंट एवरेज परफॉर्मिंग फंड, अबव एवरेज रादर कैटेगरी का, तो आप इससे बने रह सकते हैं। और सिर्फ एक चीज खाली ध्यान रखिए, जब भी हम पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, कोई स्कीम देखते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि हर स्कीम या फंड मैनेजर का एक साइकिल होता है। तो फ्यू इयर्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, मान लीजिए थोड़े सालों तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो इसका मतलब नहीं कि हमें उसमें से निकल जाना है। फंड ठीक है, आप उसमें बने रह सकते हैं। दूसरा, जो आपका SBI फोकस्ड इक्विटी फंड है वो भी अच्छा है, तो दोनों आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने अपने सवाल में पूछा था कि अगर आपका ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट आप NPS LIC पॉलिसी है आपके पास, और जो म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, ये 10, 20 या 30 साल में कितना बन जाएगा। तो इक्विटी में अगर हम एक लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न अगर हम अनुमान लगाएं कि भाई 12 से 15% के आसपास मिलना चाहिए,
एनपीएस में स्पेसिफिकली कौन सी स्कीम में आपने निवेश किया है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने इक्विटी वाला ले रखा है या बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला रखा है, उस पर डिपेंड करके रिटर्न आपको क्या मिलता है। और इंश्योरेंस पॉलिसी अगर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड एंडाउमेंट पॉलिसी है तो 4 से 5% के आसपास उसमें रिटर्न आपको मिलने की उम्मीद रहती है। अगर हम सिर्फ अज्यूम करेंगे आपका इक्विटी जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो अगर 14% से ग्रो करता है तो 10 साल बाद हम अज्यूम करते हैं कि करीबन आपको 15 लाख रुपया इकट्ठा हो जाना चाहिए। यही रकम अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो ये करीबन 77 लाख हो जाती है। और अगर इसी को हम 30 साल तक आगे देखते हैं तो 3 करोड़ बन जाता है। मैं उदाहरण क्यों ले रहा हूँ, सिर्फ बताने के लिए कि कभी भी आप कोई लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी जैसे एसेट क्लास में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आप देखेंगे कितनी तेजी से पैसा बढ़ता है हर 10 ईयर्स में। तो पहले 10 साल में सिर्फ 15 लाख बनता है, लेकिन उसके अगले 10 साल में देखिए ये कैसे करीबन 5 गुना बन के ये 77 लाख तक हो जाता है। फिर उसके बाद ये फिर से 4 गुना होकर 3 करोड़ आसपास चला जाता है। तो कभी भी इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें और पैसे को वक्त से दीजिए कि आगे जाते हुए ये लंबी अवधि तक आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट दे। बिल्कुल, लंबी अवधि का निवेश कंपाउंडिंग के बेनिफिट के साथ, ये सबसे बड़ा फायदा है लंबी रेस के निवेश का। अगले कॉलर से बात करते हैं विदिशा से। शशिकांत चतुर्वेदी हमारे साथ है। शशिकांत जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस शो में। हम आपसे जानना चाहते हैं आपका निवेश पोर्टफोलियो कैसा है। आपने अपने फंड्स हमें भेजे जरूर हैं, लेकिन क्या चाहते हैं अब आप अपने इस निवेश से, क्या है लक्ष्य है आपका? हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते, बताइए। हाँ बताइए सर। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। आपने कहा, बोलिए बोलिए शशिकांत जी, आपके पास पोर्टफोलियो में 13 फंड है और आपने कहा पिछले 10 साल से आप इसमें निवेश भी कर रहे हैं। फिलहाल थोड़ा सा बताएंगे और अपने निवेश के बारे में, क्या कितने रकम की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या गोल क्या है? जी, मेरे पास जो इसमें 9 फंड हैं ऑलरेडी, इसमें 10 साल से इन्वेस्टेड है ऑलरेडी, है ना। अभी 4 फंड की SIP चल रही है, तो मुझे थोड़ा सा ये गाइडेंस चाहिए आपका कि अभी किन को हम रिडीम कर लें, दूसरे में इन्वेस्ट कर लें, ऐसे जानकारी। ओके, तो किस में निवेश जारी रखें, किस में रिडीम करना है, शशिकांत जी का सवाल है। इनकी उम्र 65 साल है। हर्ष, जो इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा था, और इनके पास बहुत सारे फंड्स हैं। बताइए इनके पोर्टफोलियो को देखकर क्या लगता है आपको? जी हाँ, तो देखिए साथ ही एक चीज अच्छी है कि शशिकांत जी ने 10 साल से अपने इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी फाउंडेशन है वेल्थ क्रिएशन के लिए। 65 साल के हैं तो और इक्विटी में कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि इक्विटी में समझते हैं और इसी में रहना चाहते हैं। तो नेवरदलेस सिर्फ एक चीज हमसे पोर्टफोलियो को देख के आपने सही फरमाया कि बहुत सारी स्कीम्स हैं और उसे कम करने की जरूरत जरूर है। तो इनके पोर्टफोलियो को मैं कंसोलिडेट करके दे देता हूँ और इन 5 स्कीम का नाम देता हूँ जो शशिकांत जी, आप उन्हीं 5 स्कीम को रिटेन करिए, बाकी सब आप स्कीम में से रिडीम करके इन्हीं 5 में आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ICICI ब्लू चिप फंड, टाटा इक्विटी PE फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मिराई एसेट टैक्स सेविंग फंड एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इन 5 स्कीम्स को आप रिटेन करिए आपके पोर्टफोलियो में से, बाकी सारी स्कीम्स में से आप एग्जिट कर लीजिए और जो पैसे आपको रिडेम्पशन पे आएंगे उनको फिर से इन्हीं स्कीम्स में आप री इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो कंसोलिडेट हो जाएगा। आपके पास कई पुरानी ELSS स्कीम्स हैं, तो जैसे उनका लॉक इन खत्म होगा, अगर लॉक इन में है तो जैसे जैसे लॉक इन खत्म होगा उस समय आप रिडीम करके इन्हीं में री इन्वेस्ट करके ये पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करके इन्हीं 5 स्कीम में रखिए, फॉर अ सिंपल रीजन कि आपको आगे जाते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज नहीं आए और सिंपल रहे और मैनेज करने के लिए भी आसान रहेगा आपके लिए। ऑलराइट शशिकांत जी, बहुत आपको शुभकामनाएं आपके निवेश के लिए और बहुत धन्यवाद करेंगे हर्षवर्धन आपका भी, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए। आज के इस शो में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।